डीएनए एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल ट्विंस, इन्हें हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। तो अगर दोनों का डीएनए आइडेंटिकल है, इसके पास कैपिटल ए अलील है तो इसके पास भी कैपिटल ए अलील है ए जीन की, बी जीन के इसके पास स्मॉल बी अलील है तो इसके पास भी स्मॉल बी अलील है। मतलब अगर इनका सारा जीनोटाइप 100% मैच करता है तो क्या ये एग्जैक्टली सेम होंगे, हाँ या ना? वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। मैंने बताया ना कि ये क्लास है और इस क्लास में इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा इंटरेक्शन एक्टिव हो ताकि हम चीज़ों को क्लियर कर सकें। अगर कहीं मिसकॉन्सेप्शन है, मैक्सिमम ये होगा कि आपका आंसर गलत होगा, इससे फालतू कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास हाँ। आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो क्या वो दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम दोनों? यस। आंसर है ना। यस। आंसर है ना। मान लीजिए इसका नाम है रामलाल और इसका नाम है श्यामलाल। तो रामलाल जी जो हैं किस दिन फुटबॉल खेलने के लिए बाहर गए थे और फुटबॉल खेलते खेलते उनको चोट लग गई उनके गाल पर और उनके गाल पे कट आ गया बड़ा सा। तो क्या क्योंकि दोनों का डीएनए सेम था तो क्या मैजिकली श्यामलाल जो बैठ करके अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे उनके भी गाल पर नेक्स्ट डे से कट दिखना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? बट वैसे ना। तो ऐसा नहीं होता कि जिनका जीनोटाइप सेम होगा वो एग्जैक्टली सेम टाइप के दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप अपने घर में गार्डनिंग करते हो और आपके घर में सपोज रोज प्लांट है, रोज प्लांट ऐसे वाले जिनकी आप लकड़ी को काट के किसी और पर ग्रो करना चाहो तो वहां पर नया प्लांट क्रिएट हो सकता है। तो जब आप ये काम करते हो कि गुलाब की एक स्टिक को आपने कट किया और इस स्टिक को मिट्टी में दबा दिया और फिर उससे एक नया पौधा तैयार हो गया, तो ये आपने क्लोनिंग कर दी। क्योंकि जो ओरिजिनल पेरेंट प्लांट है और जो आपने ये नया वाला स्टिक से जो नया प्लांट क्रिएट किया, इन दोनों का डीएनए एग्जैक्टली सेम है। तो नो डाउट ये पत्तियां मोर और लेस सिमिलर टाइप के दिखाएंगे, फ्लावर भी गुलाब का ही आएगा, फ्लावर का शेड भी वही होगा मोर और लेस। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों पेड़ों को उठा करके अलग अलग जगह पर ले जाऊं, जैसे एक पेड़ केरला में है और एक पेड़ जम्मू एंड कश्मीर में, तब दोनों का जो ग्रोथ है या फ्लावर का जो साइज है या जो लीफ की डार्कनेस है ये सेम नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि जीनोटाइप अकेला काफी नहीं होता, एनवायरमेंट भी चाहिए होता है। भाई सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, सभी लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब सबके पास एग्जाम क्वालिफाई करने का जीनोटाइप तो है, लेकिन ये एनवायरमेंट है जो आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है हमें। एनवायरमेंट का मतलब होता है फैकल्टीज, टीचर्स। एनवायरमेंट का मतलब होता है आपका स्टडी ग्रुप। एनवायरमेंट का मतलब होता है कि आप किस माहौल में पढ़ रहे हो। और एनवायरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जब तक एनवायरमेंट नहीं होता आपको फिनोटाइप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। असल में फिनोटाइप जो भी आउटकम है वो जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट का आउटपुट है। संतरे हर जगह नहीं उगते, सबको पता है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो ट्यूलिप्स के पेड़ हमारे यहाँ भारत में ये कश्मीर में पाया जाता है। हम लोग दिल्ली में भी ट्यूलिप उगा चुके हैं, राष्ट्रपति भवन में ट्यूलिप्स हैं। लेकिन जब हम लोग दिल्ली में ट्यूलिप उगाते हैं तो इन पेड़ की लेंथ, कलर की इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। आमतौर पर ट्यूलिप के पेड़ की लंबाई, जो ऊंचाई है इस पेड़ की, ये ऊंचाई करीब 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास तक हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ दिल्ली में हार्डली 6 इंच के आसपास के बड़े होते हैं। सेब के पेड़, सेब के पेड़ अगर हम लोग मध्य प्रदेश में ग्रो करना शुरू कर दें तो वहां पर सेब लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई जीनोटाइप तो है उनके पास सेब प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे सेब बनाने के लिए एक एनवायरमेंट भी चाहिए। इसलिए जब जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट मिलता है तब फिनोटाइप क्रिएट होता है, ये बात भी ध्यान रखने की है। अब जो जेनेटिक्स पढ़ते हुए हम लोग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, अलील्स। अलील मैं समझा चुका हूं आपको, एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म्स। दूसरा एक बोलते हैं डोमिनेंट अलील, ऐसी अलील जो आमतौर पे फंक्शनल हो और अगर किसी एक ही सेल के अंदर इस जीन की दो कॉपियां हैं, कैपिटल ए, एंड दो डिफरेंट कॉपियां अलील्स, और तब मुझे आउटपुट के रूप में कैपिटल ए का फंक्शन देखने को मिले। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है कि एक ही सेल में
दो डिफरेंट अलील्स हैं तो इसे हेट्रोजाइगोट कहते हैं। हम कह रहे हैं इस लाइन को, टू कॉपीज ऑफ जीन्स इन अ सिंगल सेल बट विद टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो ऐसे केस में हम इसे हेट्रोजाइगोट कहेंगे। और हेट्रोजाइगोट में जो हमें असर देखने को मिल रहा है, जिसका असर दिखाई देगा, उसे हम बोलेंगे कि ये है डोमिनेंट। F1 जनरेशन, जब भी हम कोई जेनेटिक क्रॉस डिजाइन कर रहे हैं और सबसे पहली बार जब हम दो ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराते हैं, जैसे कि मेंडल वाले स्टोरी में तुम्हें याद होगा कि हमने कहा कि भाई हम टॉल इनटू ड्वार्फ, हम इन्हें क्रॉस करा रहे हैं। तो ये जो क्रॉस करने के बाद में जो इसके मुझे ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे जो कि टॉल होंगे, ये मेरा F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन, अब अगर इस टॉल प्लांट को मैं आपस में ही सेल्फिंग करा दूं या किसी और से क्रॉस करा दूं, और फिर इसके बाद में जो मुझे टॉल प्लस ड्वार्फ्स दिखाई देंगे या जो भी कुछ मिलता है मुझे, इसे हम लोग F2 जनरेशन कहेंगे। सेकेंड टेस्ट के बाद, मतलब सेकेंड क्रॉस के बाद मिले हुए आउटपुट्स, जीन, डीएनए का कोई भी एक पार्ट जो आरएनए में कन्वर्ट हो सकता हो। जेनेटिक क्रॉस, जब हम लोग मेटिंग एक्सपेरिमेंट सोच समझ के कर रहे हो, जिसमें हमें पता हो कि पेरेंट्स का प्रिसाइज जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप, किसी ऑर्गेनिज्म में कौन सी जीन्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपके पास एक प्योर टॉल प्लांट है, तो आप कह रहे हो उसके पास दोनों कॉपीज कैपिटल टी होनी चाहिए। तो ये इसका जीनोटाइप है जो हम कैपिटल टी से इंडिकेट कर रहे हैं। हेट्रोजाइगोट, जब दो डिफरेंट टाइप की अलील्स एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं एक साथ, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगोट्स, जब दो डिफरेंट टाइप के अलील एक साथ हों, चाहे ये हो चाहे फिर स्मॉल टी हो। पी जनरेशन, जिन पेरेंट्स का इस्तेमाल किया गया उसे हम पी जनरेशन कहते हैं, जैसे कि इस केस में ये दोनों पेरेंट्स थे क्रॉस में। फिनोटाइप, अब जो मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है टॉल, इसकी लेंथ, इसकी ऊंचाई, ये इसका फिनोटाइप है जो मुझे आंखों से दिखाई दे। रेसेसिव एलील, वो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना असर ना दिखा पाए, या फिर आमतौर पे जो नॉन फंक्शनल होती है। ट्रेट, कोई भी जो फीचर है कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हाइट ऑफ द ट्री, कलर ऑफ द फ्लावर, इन्हें हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। फीचर भी कह सकते हो आप, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर भी डिफाइन हो सकती हैं। ज़्यादातर जो जेनेटिक्स के स्टार्टिंग के काम है वो प्लांट्स पर हुए थे, हालांकि मेंडल साहब ने बीज के ऊपर भी काम किया था और उन्होंने एप्रिकॉट्स पे भी काम किया था, उन्होंने मक्का पे भी काम किया था। लेकिन जो मटर वाला काम है वो उन्हें ढंग से समझ में आया एज पर द मैथमेटिक्स प्रिंसिपल, इसलिए उनका मटर वाला काम है जो बहुत फेमस है। तो जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर में एक पार्ट है एंथर। इस एंथर में आमतौर पे हैप्लॉइड मेल गैमेट्स होते हैं। मान लीजिए ये है छोटी सी सेल, और दूसरा पार्ट है ओवरी। ओवरी में एग्स होते हैं और एग्स फीमेल पार्ट है और ये भी हैप्लॉइड होता है। जो प्लांट था, पूरा प्लांट डिप्लॉइड था, मतलब उसमें हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी थी। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलते हैं जिनमें हर एक डीएनए मॉलिक्यूल की दो कॉपी पाए जाए। एक कॉपी एक पेरेंट से आई है, दूसरी कॉपी दूसरे पेरेंट से आई है। तो जब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो यहां से पोलन उड़ करके स्टिग्मा पे आते हैं, फिर यहां से पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए पोलन ग्रेन एग तक पहुंच जाते हैं और फिर वो एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस अवेलेबल है, अब ये एक डिप्लॉइड प्लांट को जनरेट करने की शुरुआत है। तो जनरली जितनी भी क्रॉसिंग की जाती है उसमें इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है प्लांट ब्रीडिंग में। और उनमें से एक प्रोसेस जिसे हम जब आर्टिफिशियली हम लोग पॉलिनेशन करें तो उसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसमें हम जानबूझ करके फ्लावर से किसी एक फ्लावर में से मेल पार्ट सारे गायब कर देंगे, फिर किसी दूसरे फ्लावर से फीमेल पार्ट गायब कर देंगे और एक के मेल पोलन्स दूसरे के फीमेल स्टिग्मा पर लगा करके हम डिजायर्ड क्रॉस कराएंगे। जो मेंडल ने मटर का प्लांट पिक किया था, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है,
ये फ्लावर एक क्लोज्ड फ्लावर है, टोटली बंद। तो इस फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है, इसी के अंदर मेल फीमेल पार्ट है। अब अगर बाहर से कोई पोलन ग्रेन उड़ करके आकर के अंदर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। इसलिए यहां पर अनवांटेड फर्टिलाइजेशन से बच सकते हैं हम लोग। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, प्लांट के डॉक्टर लोग, वो इन सब पत्तों को हटाते हैं और फिर अपनी मर्जी से फर्टिलाइजेशन करके उसे पॉलिथीन से पैक कर देते हैं, ताकि जो उन्होंने क्रॉसेस कराए केवल वही क्रॉसेस हो। जैसे कि इस डायग्राम में उन्होंने फ्लावर को ओपन कर दिया। इस फ्लावर में उन्होंने क्या किया कि एक फ्लावर में से फीमेल पार्ट गायब कर दिया, एक फ्लावर में से सारे मेल पार्ट तोड़ के बाहर निकाल दिए। अब एक से पोलन ग्रेन इकट्ठे किए और दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर लगा दिए। तो मान लीजिए कि ये टॉल प्लांट का फ्लावर था, ये ड्वार्फ प्लांट का फ्लावर था। अब आपने क्रॉस करा दिया। तो जब आपने क्रॉस कराया, जैसे हम एमेस्कुलेशन बोलते हैं, क्रॉस कराने के बाद में अब इस जो फ्लावर था इसमें क्रॉस कराया गया, इसमें अब वो पॉड बनना शुरू होगा। पॉड तैयार हो गया। जब पॉड कंप्लीट रेडी हो जाएगा, तब आप उसके सीड्स बाहर निकाल लोगे। मत भूलना, आपका जो टेस्ट है जो आपने शुरुआत में किया, ये टॉल इनटू ड्वार्फ का किया था। तो फिर जो भी आपके पास सीड आए, आप उन सीड्स को ग्रो करते हो और ग्रो करके आप चेक करोगे इनमें से कितने सीड ऐसे हैं जो टॉल बने, कितने सीड ऐसे हैं जो ड्वार्फ बने, और उसके बेस पर आप कैलकुलेशन करोगे। सेम यही प्रिंसिपल सीड कलर के लिए, फ्लावर के लिए, फ्लावर का कलर, सीड के कोट का कलर, पॉड के अंदर क्या कहानी है। जैसे कि अगर तुम इसी एक सीड को देखो, ये जो पर्टिकुलर इमेज है, तो मेंडल के टेस्ट में जितने आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ रखे होंगे, उनमें से कितने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के रूप में आप ये सीड देख सकते हो कि अच्छा हम लोग यहाँ पे वो वाला रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ दो तरह की फीचर्स आपको देखने को मिल रही हैं। एक, सीड का कलर। कुछ सीड ग्रीन कलर के हैं, कुछ सीड येलो कलर के हैं। येलो, ग्रीन, ग्रीन, येलो। अब दूसरी फीचर, रिंकल्ड और राउंड। तो कुछ सीड आपको रिंकल्ड दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको राउंड। रिंकल्ड, राउंड, रिंकल्ड, रिंकल्ड, राउंड, राउंड, राउंड। तो जनरली जब वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो उन एक्सपेरिमेंट के बाद में इसी तरीके से हम लोग सीड्स के बेस पर कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई क्या 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 निकला। खैर, अल्टीमेटली इतनी सब कहानी के पीछे हमारा जाने का कोई लॉजिक नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने पेरेंटल जनरेशन में दो प्लांट लिए। एक प्लांट टॉल है जो दिख रहा है आपको फिनोटाइप, दूसरा प्लांट ड्वार्फ है जो आपको दिख रहा है फिनोटाइप। जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी, फिनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब कभी गैमेट्स बनते हैं किसी फ्लावर से, तो गैमेट्स हमेशा म्योसिस के द्वारा बनेंगे, और म्योसिस में सिर्फ एक ही निकल करके आता है। अगर आपने कभी म्योसिस पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा कि दो क्रोमोसोम जो एक सेल के अंदर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी है एक पर एक अलील और दूसरे पर यहाँ पर कैपिटल टी अलील है, तो जब म्योसिस होगा तो म्योसिस के बाद में इससे 4 सेल जनरेट होंगी और हर सेल के अंदर एक एक कॉपी आएगी। किसी को सवाल पूछना है कोई यहां तक? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं सवाल पूछने वाला हूं एक। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर डीएनए के मॉलिक्यूल थे, नंबर 1 एक मॉलिक्यूल जो दिख रहे हैं आपको, एक दूसरा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। यहां आपको 1 2 3 4 4 डीएनए के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो म्योसिस में ऐसा क्या हुआ? पर सेल एक डीएनए रह गया, वो तो बात समझ में आ गई मुझे, लेकिन दो डीएनए के मॉलिक्यूल के 4 डीएनए बन गए, ये कब होता है म्योसिस में? सर पहले एस फेस होती है, उसमें डिवीजन होगा, उसके बाद सब मियोसिस होता है। ओके, बढ़िया, शाबाश। तो एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जनरली जब हम लोग देखते हैं तो वो फेस भी हमें हमेशा सोचना होता है कि पहले इसके डीएनए डबल हुए होंगे, मतलब एस फेस में आकर के हर एक का एक एक कॉपी और तैयार हो गया, कैपिटल टी वाला, और फिर जाकर के डिवीजन शुरू हुआ है।
तो जब ये गैमेट्स से तैयार होते हैं तो फिर गैमेट्स के बाद में जो भी फ्यूज़न होने हैं उसके बेस पर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद इसे पैक करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। आई होप तुम्हारे पास कॉपी पेन होंगे, जरूरत पड़ेगी। ओके जी, सो लेट्स सी। हमारे पास पेरेंटल जनरेशन P1 कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी है। जब गैमेट बनने की बारी आई तो इससे एक कैपिटल टी टाइप के गैमेट बनेंगे, इससे केवल स्मॉल टी टाइप के गैमेट बनेंगे। फिर ये गैमेट आपस में जुड़ करके फर्टिलाइजेशन करेंगे और इससे मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे। अगर मतलब जो पॉइंट है वैरायटी का, नंबर का गेम नहीं होता ये। हम ये नहीं कह रहे कि इस पर्टिकुलर टाइप से कितने कैपिटल टी बने कितने स्मॉल टी बने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वैरायटी, चाहे हजारों बने चाहे लाखों बने, लेकिन जितने भी गैमेट्स की रेट होंगे सबके सब गैमेट्स केवल कैपिटल टी टाइप के होंगे। यहाँ सबके सब गैमेट्स स्मॉल टी टाइप के होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी F1, उसमें क्योंकि ये दो गैमेट ही आके मिल सकते हैं तो ये हेट्रोजाइगोट्स हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, जब मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को एज अ पेरेंटल सेल लूँ तो इससे मुझे गैमेट कितने तरह के मिलेंगे? बताइए। ये दो तरह के। तो जब मुझसे दो तरह के गैमेट्स मुझे दिखाई देंगे, सपोज हमने ये क्रॉस कराया, माइक बंद कर दीजिए प्लीज अपना। तो इससे मुझे गैमेट मिले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और सेम ऐसे ही इस वाले से भी मुझे कैपिटल टी गैमेट एंड स्मॉल टी गैमेट। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं एक फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट की, और इस फ्लावर में एक स्टिग्मा है ओवरी के साथ और पोलन ग्रेन्स। तो सपोज ये वाला प्लांट आपका मेल प्लांट है, तो जो यहाँ पोलन्स जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये पोलन्स या तो इस टाइप के हैं या इस टाइप के हैं। सिमिलरली यहाँ जो ओवरी में एग्स रखे हुए हैं, ये फीमेल पार्ट है प्लांट का, तो हम इसे फीमेल मान लेते हैं। तो इसमें जो एग्स हैं वो इन दो तरह के हैं। तो जब ये पोलन्स ग्रेन्स ऊपर आके स्टिग्मा पर चिपकेंगे तो कौन सा पोलन ग्रेन आके बाइंड किया, कैपिटल टी या स्मॉल टी, और उसने आकर के कौन से एग को फर्टिलाइज किया, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये एक रैंडम इवेंट है। तो हो सकता है ये इससे फर्टिलाइज कर जाए, ये इससे फर्टिलाइज कर जाए, ये इससे कर जाए और ये इससे कर जाए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ ना तो बोल सकते हो। हाँ। ओ तेरी, इतना भी यस जोर सर। से नहीं। ओके चलो, अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर गेम पे आते हैं। नंबर गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस जो भी डाटा आपने देखा है इसको ध्यान रखिएगा। अब हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी से मुझे कैपिटल टी मिल सकता है, स्मॉल टी मिल सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी मिल सकता है। या जैसा तुम्हें देखने का आदत है वैसे बना देता हूँ, वरना तुम कहोगे मैंने वो बाद में क्यों बना दिया। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी इस रिजल्ट में टोटल कितने हैं? वन। वन आउट ऑफ फोर। फोर।
कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने हैं? 2/4। 2/4। याद रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिखें सेम ही बात है। और स्मॉल टी ये कितना है? 1/4। 1/4। 1/4। अब ये बात ध्यान रखना, ये जो रेशो है कि जब भी आप कभी हेट्रोजाइगोट्स को क्रॉस कराते हो तो आपको 1:2:1 की रेशो में होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसे फिनोटाइप में कन्वर्ट करना शुरू कर दूं तो आप जानते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दिखने में टॉल होने चाहिए और ये भी दिखने में टॉल होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल टी जीन इज अलील इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। और इसमें ये भी टॉल होंगे क्योंकि इनके पास 2 कैपिटल टी अवेलेबल है। ये भी टॉल होंगे क्योंकि इनके पास 1 कैपिटल टी है। ये टॉल नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कोई कैपिटल नहीं है, तो ये ड्वार्फ होगा। तो कुल मिलाकर के 1, 2 एंड 1 यानी कि 3 एंड 1। तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे क्रॉस में फिनोटाइप के बेस पे देखूं मैं, तो जो टॉल प्लांट थे ये 3 हैं और जो ड्वार्फ प्लांट हैं ये हैं 1। आप इसे भी कह सकते हो कि 3/4 ये हैं और 1/4 ये हैं। तो जब हम लोग जीनोटाइप रेशो की बात कर रहे होते हैं तो जीनोटाइप रेशो है ये वाली, जिसमें 3 जीनोटाइप है, 3 तरह के मेरे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, और इनकी रेशो है 1:2:1। और जब मुझे फिनोटाइप की रेशो की बात की गई तो ये है टॉल और ये है ड्वार्फ और इसकी रेशो है 3:1। क्या ये 2 बातें क्लियर हुई या नहीं? यस। ओके, Yes, अब sir. एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर एक एक्सरसाइज ड्रॉ कीजिए, कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, तो मुझे उससे क्या मिलने वाला है और उसकी रेशो क्या होगी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जल्दी से।